नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7,600 करोड़ की सौगात, कांग्रेस की बता दी सच्चाई। बोले वोट बैंक की खातिर देश को बांट रही कांग्रेस की नीति हिंदुओं को आपस में लड़ा। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनावी रिजल्ट पर राहुल गांधी का पहला बयान। बोले हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का करे विश्लेषण, चुनाव आयोग में कांग्रेस ने दर्ज की शिकायत। हरियाणा हारने के बाद दोहरी हुई कांग्रेस की चुनौती, सहयोगी दिखाने लगे राहुल गांधी को आंखें। अखिलेश ने दिया झटका, उद्धव ने कसा तंज तो केजरीवाल ने दी नसीहत। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश ने यूपी में कर दिया खेल, टूट जाएगा इंडिया गठबंधन। सपा उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही तिलमिला उठी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के 24 परगना मामले में एसआईटी का गठन, ममता सरकार ने कहा हम दिलाएंगे स्थानीय लोगों को न्याय। कोलकाता मामले में 50 सीनियर डॉक्टर्स ने किया रिजाइन। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस लोगों में डर पैदा करती है। कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर देश का सांप्रदायिकरण कर रही है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसको ज्यादा फायदा होगा। आज तो गजब बोले हैं पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सच्चाई बयान की। अब तक इस तरह के बयानों से वो बचते रहे, लेकिन सारा देश इस बात को जान रहा है कि राहुल गांधी का इकोसिस्टम, ये लेफ्ट लिबरल कबाल और इनके अंतर्राष्ट्रीय दोस्त जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के विरोधी हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान के वो तमाम जो समाज में दरारें हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनको उभारने का काम और उसे उभार कर जातियों को जातियों से लड़ाकर, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा करके आप अपनी राजनीति साधना चाहते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने सही विश्लेषण किया है कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी की राजनीति की, और उन्होंने बड़ी बात कही। मुसलमानों में भी जातियां हैं, लेकिन मुसलमानों की जब बात आएगी तो उसको आप वहां जाति के बारे में बात नहीं करोगे। मुसलमानों को भय दिखा करके जोड़ना और हिंदुओं को तोड़ना, हिंदुओं को बांटना, ये कांग्रेस पार्टी की अकेली रणनीति है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बीमारी को पहचान लिया। अब बीमारी पकड़ में आ गई है तो इसका इलाज भी वो स्वयं करेंगे। जी, वही हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हरियाणा की हार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। चुनाव नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी गायब थे, लेकिन अब राहुल गांधी का बयान सामने आया। उनकी तरफ से भी नतीजों पर सवाल उठा दिए गए हैं। उनका कहना है कि कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायत आई है, इसी को अब उन सभी से अवगत कराया जाएगा। हम हरियाणा में अप्रत्याशित हार का विश्लेषण कर रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अब रोते धोते देखिए, बैड लूजर्स, दे आर बैड लूजर्स। वो लोग होते ना कि हार बर्दाश्त नहीं होता, हार स्वीकार नहीं होता। ये इस तरह की मानसिकता, ये डेमोक्रेसी में इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज का कोई स्थान नहीं होता है। भाई, चुनाव तो बीजेपी भी हारती है, चुनाव भी और भी दल हारते हैं, उसको सहज से स्वीकार करते हैं। लेकिन जो लोग जनता के फैसले का निरादर करते हैं वो बहाने ढूंढते हैं। ईवीएम, अब ईवीएम तो पहले इन्होंने पूरा किया, लेकिन जैसे ही 90 सीट आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो 240 आ गई, बहुमत मिला नहीं, तो ईवीएम की थ्योरी तो चलेगी नहीं। लेकिन मरता क्या ना करता, ये राहुल गांधी के आसपास उनके जो चट्टे बट्टे हैं उनको अपनी नौकरी भी बचानी है।
राहुल गांधी तो विदेश में हैं, जो ट्वीट आया है तो हिंदी तो वो लिखना जानते नहीं हो, तो ट्वीट खुद नहीं करते, उनका एक एजेंसी है वो करता है यहाँ पे बैठ करके, उनको जानकारी दे देता है कि ये ऐसा ट्वीट कर देते हैं। तो वो ट्वीट तो आपने कर दिया, लेकिन आपने ऐसा बहाना बनाया कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने आपको डांट के भगा दिया। आप कह रहे हो कि देखिए 3 जगहों से शिकायत मिली है कि बैटरी जो है 90% जहां पे था वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही थी और जहां 90 से कम था वहां बीजेपी जीत गई। 3 जगहों पे 3 विधायक जो इंडिपेंडेंट थे वो जीत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मतलब संख्या ऑलरेडी 50 पहुंच चुका, 50 पहुंच चुका। 3 जगहों पे 3 मशीन के अंदर अगर बैटरी कम है या ज़्यादा है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर, लेकिन आपको बहाने बनाने, आपको हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़े करने हैं। आप इस बात को दर्ज कराना चाह रहे हैं कि पिछले हर चुनाव में हमने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया, पिछले सवालों का जवाब मिल गया तो नया सवाल आपने खड़ा कर दिया। इट इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी बैड काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। गंदी राजनीति इसी को कहते हैं कि आप जनता के फैसले को, अच्छा यहां पे हो गया, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ जी। जो काम ये लोग यहां कर सकते थे जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे। ये बेकार की बचकानी बातें हैं। राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, विदेश से वापस जब भी लौटे उनको मीडिया के सामने आना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर हार हुई तो क्यों हुई जी। इस खबर में बात कांग्रेस की बढ़ती मुसीबत की। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने कांग्रेस को एक बार फिर मायूस कर दिया। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जीत की आस लगाए बैठी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस के साथी दल भी अब राहुल गांधी को आंखें दिखाने लगे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने उन सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जिन सीटों को कांग्रेस अपने लिए मांग रही थी। वहीं टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि अहंकार, अधिकार और क्षेत्रीय दलों को नीची नजर से देखना विनाश का कारण है। सीपीआई महासचिव डी राजा का कहना है कि इंडिया गठबंधन को एक साथ चुनाव ना लड़ने से ये नुकसान हुआ है। तो आप नेता संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस वाले आपको तो कुछ समझते ही नहीं है। अब क्या हो गया, इतनी बुरी तरीके से क्यों खरी खोटी सुनाई जा रही है? देखिए, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, डीएमके हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक अलायंस में है तो इसका मतलब नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी के गुलाम हो गई। ये सारे लोग अपनी राजनीति अपने लिए करते हैं, अपनी पार्टी के लिए करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए राजनीति तो नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दुत्कारती है सारे लोगों को, आपने राहुल गांधी का हवा क्रिएट कर दिया। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो उनको कि जैसे लग रहा है कि वो इंडी गठबंधन के या विपक्ष के सर्वमान्य नेता हैं। तो ये लोग आईना दिखा रहे हैं, ये लोग आईना दिखा रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। अगले सेशन में जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम इंडी गठबंधन के लोग ही राहुल गांधी को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे जी। और अब बात यूपी की। हरियाणा में कांग्रेस की हार के एक दिन बाद अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ा खेल कर दिया है। अखिलेश ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए 6 सीटों पर सपा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अब कहा जा रहा है कि सपा के इस फैसले से कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमसे बिना पूछे समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दूसरी तरफ सपा का कहना है कि एक सीट पर कांग्रेस मानती है तो ठीक है, वरना पार्टी अकेले लड़ेगी। दोनों के रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या लग रहा है यूपी में? देखिए, यूपी के अंदर 10 विधानसभा का चुनाव होना है। ये उपचुनाव है क्योंकि ये लोग चुन करके आ गए, सांसद बन गए, तो सीटें खाली हो गई। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इन 10 में से समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, तो आप 5 सीट पे लड़ो और ये 5 सीट हमें दे दो। मैंने सबसे अक्लमंद आप हैं। ये हरियाणा के चुनाव में अखिलेश यादव ने मांगा कि भाई हमें भी दो कुछ सीटें, गठबंधन बना करके चलते हैं। तो हुड्डा साहब ने कह दिया कि भाई समाजवादी पार्टी का यहाँ तो कुछ है नहीं, आपको लड़ना आप लड़ो, गठबंधन नहीं होगा। इसी तरीके से आपने आम आदमी पार्टी को भी भगा दिया।
मध्य प्रदेश में ये लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कह दिया कौन है ये अखिलेश बखलेश, एग्जैक्ट यही वर्ड कहा था। तो जहां आप मजबूत हो, आप वहां अपने पार्टनर्स को कोई भी सीटें नहीं देते, तो आप हारे। अखिलेश यादव ने लिस्ट निकाल दी। फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह था कि 5 हमको दो, 5 आप लड़ो, क्योंकि 5 आपके पास है, और उसमें भी हमें वो अयोध्या वाला सीट दो, क्योंकि उसका बड़ा महत्व है, और उसको हम आपके कंधे पे बैठ के चुनाव जीत जाएंगे तो फिर हम बीजेपी को टारगेट करेंगे। अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ रही है कि भाई ज़्यादा घुसने देंगे कांग्रेस पार्टी को यूपी के अंदर तो कल हमारे लिए ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से प्रपोजल आया है कि भाई 6 तो अभी हमने कर दिया, अयोध्या वाला सीट भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अवधेश प्रसाद के बेटे को वहाँ से टिकट दिया गया है, और बाकी के 3 और वो डिक्लेयर करने वाले हैं। और ये कहा है कि एक फूलपुर, वहाँ से आपको अगर लड़ना है तो आप लड़िए, नहीं तो आप अकेले ही यूपी के इस उपचुनाव में हिस्सा लीजिए। जी, आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एक तरफ 24 परगना में 10 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया, और ममता सरकार ने कहा कि हम स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस अपराध में जो भी दोषी है उनको सजा दिलाएंगे। तो दूसरी तरफ कोलकाता के आरजीकर मामले में डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है और आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अब क्या करेंगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी दिन ब दिन एक के बाद एक प्रॉब्लम्स में जो है वो फंसती चली जा रही है। कारण आपने शुरुआत से ही ये सोच लिया है कि जो भी व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस से एफिलिएटेड होगा, चाहे उसका कोई भी गुनाह हो, उसको हम बचा ले जाएंगे। यही दंभ, यही अहंकार अब इनकी मुश्किलों का सबसे बड़ा सबब बन गया है। अभी तक तो आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से जांच सामने आ रही है, और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स आ रहे हैं, और जिस हिसाब से सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ, एक प्रलयकारी इफेक्ट जो है वो टीएमसी के ऊपर होने वाला है। क्योंकि सरकार की नाक के नीचे पार्टी तंत्र के साथ मिलके इतना बड़ा खुलासा, जो जज साहब के शब्दों में ये कहें कि इट इज़ शॉकिंग, अनबिलीवेबल, जो सीबीआई ने अब तक जानकारी हासिल की है वो यकीन करने लायक नहीं है। तो एक तो मसला वो था, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर्स से आपकी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, आपको वो फैसला लेना था, आपने फैसले नहीं लिए। आपको लगा बच्चे हैं चले जाएंगे, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब इसका इमोशनल वैल्यू भी समझिए। किसी एक बच्चे को कुछ हो गया, ममता बनर्जी किसे अपना मुंह दिखाएंगी? कलकत्ता में इस वक्त दुर्गा पूजा की सारा पूरी तरह से बंगाली समाज जो है वो हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, और बच्चे भूख हड़ताल पे हैं। आपने उसे ठीक से एड्रेस नहीं किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। अब 50 डॉक्टर्स ने मास रेजिग्नेशन दिया है, तो ये तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और ये मुगालते में कोई नहीं रहे कि 50-50 डॉक्टर्स ने रिजाइन कर दिया है तो आप उनको हटा देंगे। ये होगा नहीं। मुख्यमंत्री की अपनी शक्ति है, तो डेमोक्रेसी में पब्लिक के पास भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।